हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो यानी कि जर्नल एंट्री बनाते हो तो ट्रांजैक्शन को आप नोट करते हो। ट्रांजैक्शन का लेन देन हुआ है, लेन देन को आप नोट करते हो। तो ऐसे में हमारे पास में दो एस्पेक्ट होते हैं, कम से कम एटलीस्ट दो एस्पेक्ट होते हैं। तो एक को आप डेबिट में लिखते हो और दूसरे एस्पेक्ट को आप क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग आपने खरीदी, तो जो बिल्डिंग आपके पास में आई है उस बिल्डिंग को आप कहाँ लिखोगे? तो आप डेबिट। बिल्डिंग के खरीदने के टाइम आपके पास में क्या करा, आपने उसको हाथों हाथ ही पूरा पैसा दे दिया। तो उस कैश को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे विद इक्वल अमाउंट, यानी कि डेबिट में भी 1 लाख होगा और क्रेडिट साइड में भी 1 लाख रुपए की पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास में अगर कैश का ये आया आपके पास, दूसरा अगर मान लीजिए बिल्डिंग आपने उधार में खरीदी, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? तो बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। आपके पास में अगर मोहन से खरीदी है तो मोहन, या किसी फर्म से खरीदी तो फर्म का नाम। अब देखिए, हमारे पास में बिल्डिंग को जब मैंने लिखा तो बिल्डिंग को यहाँ मैंने एक डेबिट में लिखा और एक को मैंने क्रेडिट साइड। एक चीज मेरे पास में इन हो रही है जिसको मैंने डेबिट में लिखा और एक को मैंने क्रेडिट में लिखा। इसके पीछे क्या रूल अप्लाई करा, बिल्डिंग को मैंने डेबिट में क्यों लिखा, और कैश को अगर मैंने लिखा है तो कैश को मैंने क्रेडिट में। इसी तरीके से दूसरी ट्रांजेक्शन में देखो तो बिल्डिंग मेरे पास में आ रही है, उसे मैंने डेबिट में लिखा और उसके बदले में अभी मैंने पेमेंट नहीं करा है तो उस पर्सन का नाम लिखा जिससे मैंने ये बिल्डिंग वो खरीदी है मोहन से, मैंने मोहन का नाम क्रेडिट। रूल क्या है? अगर ये रूल मेरे क्लियर होंगे तो इस एंट्री को बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब इस रूल को क्लियर करने के लिए बच्चों एक बात का ध्यान रखें, हमारे पास में दो तरीके की आपके पास में क्या होती हैं, अप्रोच होती है। एक जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, दूसरा हम जिसे मॉडर्न अप्रोच। ये दोनों अप्रोच आपको बहुत अच्छे रिनॉल्व चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मॉडर्न अप्रोच को आज मैं आपको, जब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारे पास में 5 टाइप के अकाउंट। एक एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा रेवेन्यू और पांचवा एक्सपेंसेस। अब आपको पहले इन 5 को क्लियर करना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन जो डेबिट में नोट हो रही है, क्रेडिट में नोट, 5 में से कोई एक है। पहले नंबर पर पांचों को क्लासिफाई करिए कि क्या थे। अब देखिए, जितनी भी एसेट्स होती है तो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए खरीदता है, बिजनेस को चलाने के लिए भी तो हमें कुछ पैसा चाहिए। अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो बताइए उस स्कूल को क्या आप किसी ग्राउंड में चलाएंगे कि भाई आज एक ग्राउंड में क्लासें लगेंगी, कल को बी ग्राउंड में क्लासें लगेंगी? ऐसे होता है नहीं ना। उसके लिए आप बिल्डिंग खरीदोगे या कोई लैंड खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाओगे। बच्चों के बैठने के लिए आप चेयर्स का अरेंजमेंट करोगे। ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, ये आपके बिजनेस एसेट्स। कंप्यूटर खरीदोगे क्योंकि क्लरिकल वर्क कहाँ होगा। ठीक। ये जो जितनी भी चीजें जिनको बिजनेस अपने करने के लिए, शुरू करने के लिए परमानेंट एसेट्स की जरूरत होती है मोर देन 1 ईयर के लिए, ये सारी बिजनेस की क्या कहलाती हैं? एसेट्स। नंबर एक चीज। नंबर सेकंड चीज, आपके पास में बिजनेस के पास में लाइबिलिटी होती है, यानी कि जिसका कर्ज। अब देखिए, कुछ पैसा तो प्रोपराइटर अपने पास से लगाता है, जब वो पैसा अपने पास से लगा रहा है उसे बिजनेस करता है कैपिटल के नाम से, और ये बिजनेस की एक इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। इंटरनल है ना। और इसके अलावा अगर उसके पास फंड कम पड़ रहा है या कोई सामान उसने उधार में खरीदा और अभी पैसा नहीं दिया है तो उसके लिए वो एक लाइबिलिटी कहलाती है, जिसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसको आप ध्यान। ठीक, 3 चीजें हो गई, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल। और हमेशा एक इक्वेशन बनी बनती है जिसे हम बोलते हैं एसेट्स जितनी भी हमारे पास होंगी वो किसके, आपकी कैपिटल, और कैपिटल के साथ साथ आपकी लाइबिलिटी के बराबर। सही, इसके बराबर होंगी, इससे ज्यादा कम नहीं होंगी। दोनों साइडें इक्वल ही चलती है क्योंकि टू एस्पेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में फिर इक्वल अमाउंट के साथ आता है, यानी कि जितना अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है इतना ही अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा। दूसरी चीज आती है रेवेन्यू। अब जिसका आप बिजनेस कर रहे हो वो आपके बिजनेस का रेवेन्यू कहलाएगा। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझसे जो फीस मिलती है वो मेरे लिए रेवेन्यू है, स्कूल के लिए स्कूल की फीस रेवेन्यू है।
कोई सामान बनाकर आप बेच रहे हो, तो जो सामान बनाया है आपने उसे बनाकर, जैसे मान लीजिए नोकिया अपना फ़ोन बनाती है, नोकिया मोबाइल को बनाने के लिए बनाकर जो बेचती है, तो वो उसका रेवेन्यू या हम इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके पास में हो, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, ट्रेडिंग करना हो या कोई सर्विस देना हो, तो आपकी मेन कोर एक्टिविटी है जिससे पैसा आता है, वो आपका रेवेन्यू। उसके अदर इनकम भी आपके पास होती है, वो भी रेवेन्यू यानी कि इनकम की कैटेगरी में ही आती है, इस कैटेगरी। एक बिजनेस को करने के लिए हमें डे टू डे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, भाई स्कूल अगर चलाना है तो किसी एक आदमी के बस का थोड़ी है। अगर 20 क्लास हैं तो टीचर भी तो रखोगे उसके अंदर, तो जो टीचर को सैलरी आप दे रहे हो वो आपके बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। बच्चे आपने बुलाए, गर्मी का टाइम है तो आप फैन लगाओगे, एसी लगाओगे, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, तो वो आपके बिजनेस का खर्चा है। तीसरी चीज़, आपके पास में अगर क्लरिकल स्टाफ रख रखा है तो वो आपका खर्चा है। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो वो आपका खर्चा है, कोई कैरिज है तो वो आपका खर्चा है। यानी कि ऑल जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए होता है, या जो गुड्स आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसे बनाया है, वो आपका खर्चा है। ऑफिस के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है वो आपका खर्चा है। आप गुड्स को बिना प्रमोशन के बेच नहीं सकते, मार्केटिंग के नहीं बेच सकते, तो जो सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं वो आपके खर्चे हैं, वो सब एक्सपेंस की कैटेगरी के। ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि कौन सी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस। ये 5 पॉइंट अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कैटेगरी वाइज, तो मैं समझता हूं कि आपको कोई भी जर्नल एंट्री बनाने में किसी की कोई दिक्कत इनऑल नहीं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास में, अब ये मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया। प्रॉपराइटर जब भी अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, तो बताइए वो बिजनेस को पैसा दे रहा है या बिजनेस से पैसा ले रहा है? सोचिए आप क्या होगा। तो वो आपके बिजनेस को पैसा दे रहा है, आपका मतलब उसी का बिजनेस है, लेकिन बिजनेस अपने आप को सेपरेट मानकर चलता है, इसलिए हम उसको अलग से एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में तो ये प्रॉपराइटर है, जो बिजनेसमैन है, ये कौन है? ऑनर है। और इसको हम किसके नाम से नोट करते हैं अपने बिजनेस में? कैपिटल के नाम से नोट करते हैं। और कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस की एक इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। ओके, तो ये गिवर पर्सन है, और गिवर पर्सन से मतलब हो गया कि उसका जो पैसा है वो कैपिटल इंक्रीज होगी जब वो जैसे जैसे पैसा बिजनेस को देता रहेगा। उसका नाम हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में लिखें, और किसके नाम से लिखेंगे? कैपिटल के। टाइम टू टाइम अगर वो पैसा बिजनेस से लेता है अपनी ज़रूरत के लिए, तो नॉर्मली उसको हम ड्राइंग्स के नेम से नोट करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो वो रिसीवर हो गया यहाँ पर, एक तरीके से उसकी कैपिटल पे इनऑल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईयर के एंड में वो कैपिटल कम हो जाती है, या वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से ही पैसा निकाल रहा है, उस केस में भी उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब डिग्रीज होगी तो उसको हम साइड में। दूसरी चीज आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी सेम इसी तरीके का रूल अप्लाई होगा। अगर किसी से भी आपने उधार में गुड्स खरीदा है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बैंक से लोन लिया है तो भी लाइबिलिटी बढ़ेगी। जिससे आप लोन ले रहे हो उसका नाम, जिस पर्सन से आप गुड्स खरीद रहे हो उस पर्सन का नाम, या किसी का आपने सैलरी ली है और सैलरी का पेमेंट नहीं करा है तो उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। इन सब के नाम आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि इससे आपकी लाइबिलिटी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। और जब आप टू टाइम जैसे उनका समय आएगा, जितना आपने कमेंट करा था कि भैया आपके पैसे में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद दे दूंगा, तो जो लाइबिलिटी, जो कर्ज है आपके ऊपर, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कम होगा कर्ज तो उसका नाम आप कहाँ लिखोगे? डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि लोन इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड में लिख दिया बैंक लोन के नाम से। अब जो लोन लिया था, अब उसकी आपने पेमेंट कर दी या पार्ट पेमेंट कर दी, अब लोन कम होगा तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक लिखोगे। तो जो बैंक लोन लिखा है वो आपने डेबिट में लिखा है, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी कम हो गई। क्लियर पॉइंट। इसी तरीके से रेवेन्यू है या इनकम है आपके पास में, तो अगर रेवेन्यू या इनकम है, अगर इनकम इंक्रीज होंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा आपका, तो क्रेडिट साइड में नोट होगा। सेल्स को आप कहाँ नोट करोगे? क्रेडिट साइड में। जैसे गुड्स बेचा तो इनकम हुई, फीस मिली तो इनकम, तो फीस के बदले क्या मिला? पैसे ही तो मिलता है। तो बदले जो मिला है वो डेबिट में लिखो। किसके बदले मिला है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का इंडिविजुअल नाम होगा। सेल्स होगा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे टू सेल्स। कमीशन होगा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे टू कमीशन। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर वो इनकम कम हो जाए, वैसे तो नॉर्मली इनकम कभी कम होती नहीं है, लेकिन मान लो उसने कहा कि भाई साहब मैंने आपको पैसे दिए थे, सामान खराब था, पैसा सामान लो अपना, मेरा पैसा दो, मुझे नहीं रखना। अब आपकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई। इस केस में आप उस इनकम को कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। नॉर्मली कम होती नहीं है,
कोइंसिडेंट होता है। तो अब देखिए इन तीनों के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के लिए। अगर ये कम होंगे तो डेबिट में, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में। क्लियर पॉइंट। जितनी भी एसेट्स हैं, मान लीजिए मशीन है, खरीद रहे हो आप तो आपके पास आएगी, बिल्डिंग खरीद रहे हो बिल्डिंग आएगी, फर्नीचर खरीद रहे हो फर्नीचर आएगी, तो बिल्डिंग मशीन फर्नीचर तीनों का टोटल करोगे तो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपके पास एसेट्स इंक्रीज होंगी खरीदने के टाइम पर, किसी भी कंडीशन में अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमेशा वो डेबिट साइड में नोट, कहाँ नोट होंगे बच्चों, डेबिट साइड में। डेबिट साइड का टोटल कॉलम है, ये क्रेडिट साइड का टोटल, आप कहाँ लिखोगे उसे, डेबिट साइड में। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए वो कम हो जाए, हम उन्हें बेच दें, पुरानी हो गई बेच दी, आउटडेटेड हो गई बेच दी, या किसी और कंडीशन की वजह से भी, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो एसेट की वैल्यू कम करी, तो उस एसेट्स का नाम आप क्रेडिट साइड में। जैसे बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग बेच दी तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग आउट हो गई कैश इन हो गया, कैश आया तो डेबिट में, गया तो बिल्डिंग गई तो क्रेडिट में। तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है, एक एसेट डिक्रीज हो। तीसरी चीज हमारे पास में, अगर मान लीजिए एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो डेप चार्ज करने से एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्रेडिट में लिखा तो वैल्यू कम हो गई, और डेप्रिसिएशन आपके बिजनेस का खर्चा है, खर्चे जब भी बढ़ेंगे तो आपके डेबिट साइड में। आपने रेंट का पेमेंट कराया तो रेंट डेबिट हुआ, पेमेंट गया तो कैश आउट हो गया, तो रेंट को डेबिट में लिखोगे। सैलरी पेड करी तो सैलरी को डेबिट में लिखोगे। वेजेस का पेमेंट करा तो वेजेस को डेबिट में लिखोगे। कार्टेज का पेमेंट करा तो कार्टेज को डेबिट में लिखोगे। जो भी खर्चे आप कर रहे हो वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। तो इसका मतलब खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट में नोट होंगे, और खर्चे कम हो गए, हालांकि नॉर्मली कम होते नहीं है, लेकिन मान लीजिए कम हो गए किसी भी कोइंसिडेंट, तो उसको आप क्रेडिट साइड में नोट करोगे। तो 5 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर इन ऑल है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए शुरू के 3 के लिए एक रूल और लास्ट के 2 के लिए एक रूल, ये 5 चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इन ऑल आपकी एंट्री अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। अब उठाइए अपनी बुक, देखिए उसमें किस तरीके से कौन सी चीज है और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। जैसे ये मैंने लिखे हैं, अब ये सारे के सारे जो नाम है आप देखिए, कौन सी एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, किधर नोट होगा, डेबिट में नोट होगा, क्रेडिट में नोट होगा। इसको देखिए, इससे अगला ये क्वेश्चन है, इसको देखिए कौन सी चीज कहाँ नोट होगी। जब आप इन दोनों को देख लेंगे उसके बाद में मैं आपको ये एंट्रियां क्लियर कराऊंगा, और इसी में सारा का सारा रूल आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके आपको आंसर दूंगा कि कौन सी चीज किस नेचर के अकॉर्डिंग आती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं।